Hi guys, now let's start with the part 2 of this chapter. So, in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? So, इसमें बताया गया है कि 1817 में जेम्स मिल, हु वाज जेम्स मिल, ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर. उन्होंने एक बुक पब्लिश की, 3-वॉल्यूम बुक थी वो, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और उस बुक को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. और इस पीरियडाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया. एंड दे आर आस्किंग अस कि आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस पीरियडाइजेशन. और अब की पीरियडाइजेशन तो आपको पता ही है, दैट इज़ एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. एंड ये पीरियडाइजेशन जेम्स मिल ने की थी 1817 में. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्या पीरियडाइजेशन की थी, कैसे पीरियडाइज किया था टाइम को, एंड हु वाज जेम्स मिल एंड व्हेन डिड ही पीरियडाइज इट, एंड कौन सा उनका 3-वॉल्यूम वर्क था, दैट वाज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो प्लीज़ जस्ट लर्न दिस पैराग्राफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So now let's move forward. Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. So वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड. सो हम क्यों ट्राई करते हैं और डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को पीरियड्स में. सो हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम कैप्चर कर सकें टाइम की करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हाउ टाइम हैज़ चेंज्ड, कैसे टाइम में अलग अलग चेंजेस आए. जैसे हम सुनते हैं, लोग कहते हैं ओके कल क्या था, आज क्या हो गया है. सो हाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड. yesterday the thing was different and now it is way too much different, राइट. सो उसकी सेंट्रल फीचर्स की क्या, मान लो कोई चीज़ है, टेक इट एज अ मैंगो एज एन एग्जाम्पल. सो कल वो मैंगो इट वॉज वेरी फ्रेश, बट टुडे इट हैज़ रॉटन अ बिट, एंड द थर्ड डे वो बिल्कुल ही सड़ गया, एंड फोर्थ डे वो बिल्कुल ब्लैक हो गया एंड फेंकना पड़ा. ठीक है. सो इट इज़ अबाउट हाउ इट हैज़ चेंज्ड. सो कुछ ऐसी टर्म्स है जिनसे हम पीरियडाइज करते हैं. सो वो जो टर्म्स होती है वो डिफरेंस बताती है, हमें डिफरेंस बताती है हर एक अलग अलग पीरियड में, और कैसे और उन्हें इम्पॉर्टेंट बनाती है. लाइक फॉर एग्जांपल हम देखें, महाभारत है, गीता है, रामायण है, इन सब में पीरियड्स में डिवाइडेड है. हर एक अलग अलग चैप्टर्स है, उनके अलग अलग टॉपिक्स है. तो वो टॉपिक्स है उनके बारे में ही और लिखा हुआ है, उसको और ब्रीफ किया हुआ है. तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट, राइट. सो रिफ्लेक्ट करती है आइडियाज़ पास्ट के बारे में, और हमें बताती है जो इम्पोर्टेंस है चेंज की एक पीरियड से दूसरे पीरियड में. लाइक अगर आप एक टीवी शो देख रहे हो, कल उस टीवी शो में क्या हो रहा था, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, बट अगले एपिसोड में क्या हुआ, एवरीवन वर क्राइंग बिकॉज ऑफ एनी इंसिडेंट. ओके. सो दिस इज़ हाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड. नाउ मिल को लगता था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ है ना, वो एक लोअर लेवल है सिविलाइजेशन, वो इतनी सिविलाइज नहीं हो पाई है, इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो पाई है यूरोप से. सो जैसे वो कह रहा था, तो उसका ये मतलब था कि भाई ब्रिटिश से पहले कौन था, इंडियंस और हिंदूज थे, किंग्स क्वींस हु वर रूलिंग ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बहुत सारी गलत गलत चीज़ें फैली हुई थी, लाइक रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट ताबूज कि भाई ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये अनटचेबल है, ये दलित है, ये सारी चीज़ें फैली हुई थी. सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थी अलग अलग, राइट. एंड सोशल लाइफ भी डिफरेंट थी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूँ, वुमेन्स को घर के बाहर नहीं निकालना अलाउड नहीं था. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल हाउ सोशल लाइफ वॉज डिफरेंट, राइट. सो ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. मिल को लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है ना, वो सिविलाइज कर सकता है इंडिया को. So do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India.
Mill in fact suggested that the British rule should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. For India was not capable of progress without British help. So मिल को लगता था, मतलब जो मिल का जो ओपिनियन था ना इंडिया के बारे में, इट वॉज वेरी लो. उनको लगता था कि भाई जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश पावर, उसको हर एक स्टेट को कैप्चर कर लेना चाहिए इंडिया का, उन्हें रूल करना चाहिए. और उसको लगता था कि यहाँ पे इंडिया में हैप्पीनेस आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पीपल. एंड इंडिया जो है वो प्रोग्रेस के कैपेबल नहीं है. इंडिया अपनी प्रोग्रेस खुद नहीं कर सकता जब तक कि ब्रिटिश उनकी हेल्प ना करे. सो उसका ये एक मिथ था उसके मन में, जो कि बहुत ही जल्दी आई होप टूट गया होगा, राइट. So in this idea of history, British rule represent all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? So जो पीरियड था ब्रिटिश रूल से पहले का वो डार्कनेस से भरा हुआ था. So क्या ये कंसेप्शन, ये जो चीज़ है, ये जो फैक्ट है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे आज? We won't, because क्वींस एंड किंग्स के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी विच वॉज गुड. बट हाँ, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया की हेल्प की है, बट हेल्प करने से ज़्यादा इंडिया की वेल्थ को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की लाइफ को थोड़ा ज़्यादा ड्रेन कर दिया है. बट या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So let's move forward. In any case, we can infer to any period of history as Hindu or Muslim. So क्या हम किसी पीरियड में हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम कह सकते हैं? No, we can't say. Why? Because हिंदू मीन्स कि मतलब ओनली हिंदू पीपल वर देयर. ऐसे ही मीनिंग निकलेगा ना कि अच्छा भाई हिंदू ही थे सिर्फ. बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ हिंदू ही थोड़ी रिलीजन था उस टाइम पे. क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकते हैं, एंड मोर सच रिलीजन्स हैव बीन देयर. ओनली हिंदू मस्ट नॉट हैव बीन देयर, राइट. सो मुस्लिम भी नहीं कह सकते क्योंकि जब मुस्लिम थे तब हिंदू भी थे. तो ऐसे हम पर्टिकुलर पीरियड को सिर्फ हिंदू या मुस्लिम कैटेगराइज करना रॉन्ग होगा. सो वाई शुड वी कैटेगराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. ये दूसरी चीज़ों को, दूसरे लोगों को, उन सबको इम्पोर्टेंस नहीं देता. ये हमें ये शो करता है कि भाई जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे कास्ट है, दूसरे रिलीजन है, वो मैटर नहीं करते. वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हाउ दे हैव डेवलप्ड देमसेल्फ इन दैट टाइम ऑफ इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो मैटर ही नहीं करता. सो एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हो गया है ना. सो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो रूलर्स थे वो भी सेम फेथ के नहीं थे. ज़रूरी थोड़ी है, एक रूलर थोड़ी था, बहुत सारे रूलर्स थे. कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था. मेजॉरिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी वी कांट से कि भाई ओके हिंदू मुस्लिम एंड दैट सो ऑन. ठीक है. सो मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. कि मैंने अभी बता दिया था कि अगर हम ब्रिटिश की जो क्लासिफिकेशन है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, उसको उससे अलग देखें तो हमारे जो अब के प्रेजेंट टाइम हिस्टोरियंस है उन्होंने रेफर किया टाइम पीरियड्स को एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. 6th क्लास में आपने एंशिएंट पढ़ा था, एंशिएंट टाइम पीरियड. 7th में मिडिवल एंड 8th में आप मॉडर्न पढ़ोगे. दिस डिविजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स. इस डिविजन की भी प्रॉब्लम्स है. इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ all forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under the British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. So this is a very very important para. इस पैरा में बताया गया है कि जैसे हमने रेफर किया है टाइम पीरियड को एज मेडिवल, राइट. सो मेडिवल करना भी सही नहीं है. क्यों? क्योंकि ऐसी मेडिवल का मतलब है जहाँ पे जितनी भी मॉडर्निटी थी जो बताई गई है, साइंस का यूज़, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, वहाँ पे नहीं थी. तो ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि कहीं पे थी, कहीं पे नहीं थी.
एंड मॉडर्न पीरियड जैसे हम कह रहे हैं. सो जस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस बुक हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ये टाइम पीरियड पूरा ही मॉडर्न है, क्योंकि ना तो यहाँ हमें इक्वालिटी मिली थी, ना हमें कुछ करने की फ्रीडम थी. ब्रिटिश हमें अपने इशारों पर नचा रही थी. सो वी कांट से दैट ऑल्सो. सो इसीलिए जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं इस बुक में, इसको कलोनियल कहा जाता है. I hope you guys know the meaning of colonial. Colonial means when one subcontinent is ruling the other. Okay. So now what is colonial? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish this rule, subjugating local nawabs and rajas. तो इस बुक में हम पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश रूल आया, उसने हमें सब्जुगेट किया, यानी कि हमारे ऊपर कंट्रोल लिया, हमारे लोकल राजास थे, नवाब्स थे, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल लिया और धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया. So you will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. So हम देखेंगे जैसे अगर मान लो कोई गवर्नमेंट बनी है, सो दिल डू सेवरल थिंग्स, राइट. दिल कलेक्ट द रेवेन्यू, दिल कलेक्ट द टैक्सेस, दिल मेक द रोड्स. एंड ऐसे ही ब्रिटिश ने क्या क्या किया, हाउ दे ड्रेन्ड आवर वेल्थ एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस दे डिड, लाइक अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए उन्होंने हमसे कितना रेवेन्यू लिया एंड ऑल दोज थिंग्स. सो हमें ये भी पता चलेगा कि अबाउट द चेंजेस जो ब्रिटिश रूल के द्वारा आए हैं. ओके, चेंजेस विच हैव कम इन आवर वैल्यूज, इन आवर टेस्ट एंड इन आवर प्रैक्टिसेस. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economical and social and cultural changes, we refer to the process as colonization. So this is a very important definition. जब एक सब्जुगेशन होती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के ऊपर, जिससे कि उस कंट्री की पॉलिटिक्स में चेंज आता है, इकोनॉमी में चेंज आता है, सोशलाइजिंग में चेंज आता है और उनके कल्चर में चेंज आता है, तो हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं. पॉलिटिकल मीन्स दैट गवर्नमेंट रूलिंग. So economic means drain wealth, how wealth is growing up, how it's growing less, okay, how loss is being done and how profit is being done. Then cultural changes में, क्योंकि जब ब्रिटिश आया था तो बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी आए थे, जैसे ट्रेडिशन और कल्चर्स बदल गए थे. कुछ इंडियंस रॉन्ग ट्रेडिशंस परफॉर्म कर रहे थे विच वर वेरी सुपरस्टिशियस. सो हाउ दे चेंज एंड प्रैक्टिसेस बदल गई थी, राइट. एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. यू विल फील लाइक अ स्टोरी बाय रीडिंग इट. ओके, so you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in plural. So जितने भी क्लासेस थे, ग्रुप्स थे, जैसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम तो थे नहीं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी थे, अलग अलग टाइप से ग्रुप्स थे. कुछ नवाब्स थे, कुछ राजास थे, पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे. सो उनकी लाइफ में चेंजेस अलग अलग वे में आए थे और किसी की लाइफ में आए थे और किसी की लाइफ में नहीं आए थे. दैट इज़ वाई ये इस बुक का नाम है आर पास्ट प्लूरल में, क्योंकि सबका पास्ट एक डिफरेंट वे में शो हुआ है ना. सो हाउ डू वी नो? What sources do historians use in writing about last 250 years of Indian history? So historians कौन से सोर्सेज को यूज़ करते हैं लिखने के लिए हिस्ट्री को 250 ईयर्स की? सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. सो अब देखो, अगर मुझे जानना है कि भाई 20 ईयर्स पहले हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया, सो वेयर आई विल गो टू एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ जगह पे. सो आई विल गो एंड सी एंड चेक. ओके, बट करंट टाइम्स में तो हम इंटरनेट पे भी पता चल जाता है. बट अगर मान लो इफ इंटरनेट इज नॉट देयर, आई वांट द करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, देन आई विल गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और समवेयर where I'll check it, right? So one important source is the official records. Administration produces records. So now let's read it. One important source is the official records of the British administration.
The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Yes, this is very important कि कोई भी नई पॉलिसी आ रही है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तरीका है, everything should be written. This was the British people's mindset, and this was totally correct. Once things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. So उन्होंने सोचा कि भाई एक बार ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर चीज़ों को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं और उनके ऊपर डिबेट कर सकते हैं. जैसे कोई पॉलिसी बना दी, उनको हम एक बार रिव्यू करना है कि भाई कुछ गलत तो नहीं है इस पॉलिसी में, कैसे इस पॉलिसी का मिसयूज हो सकता है, एंड दीज थिंग्स, राइट. So the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. So they set up record rooms attached to all administrative institutions. The village Tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. So British को लगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेटर्स है, सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. सो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बना दिए हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उनके पास. जैसे कि तहसीलदार के ऑफिस के पास बना दिया, कलेक्टरेट के ऑफिस में, लॉ कोर्ट्स में, हर जगह, राइट. सो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बन गए जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स. Archives and museums were made where records were preserved. So letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. So जितने भी letters, memos which were written at that time, so उनको हम अब भी पढ़ सकते हैं बिकॉज वो अब भी आर्काइव्स में स्टोर्ड है, राइट. और in the early years of the 19th century, these documents were clearly copied out and beautifully written by graphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. सो जब अर्ली ईयर था 19th सेंचुरी का, तो ये जितने भी चीज़ें होती थी, जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखे जाते थे बाय द कैलीग्राफिस्ट. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. सो लिखे जाते थे इन वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग्स. एंड बाय द मिडिल 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे प्रिंटिंग मशीन्स आ गई तो इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनने लगे, क्योंकि अब ये दूसरी जगह भेजने पड़ते थे बिकॉज रिकॉर्ड्स है, कभी किसी को स्टडी करना है, कभी किसी को स्टडी करना है. सो नाउ दे वर प्रिंटेड. नाउ दिस फिगर इज फिगर 4. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिगर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ये जो लिखा हुआ है, दिस स्टफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स रीड इट. This is the National Archive of India, which came up in 1920s. This is the National Archive of India. ये पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन सी पिक्चर है. So this is the National Archive of India. And ये कब, when did it came up? It came up in when did it come up? It come up in 1920s. When New Delhi was built, the Indian National Museum and National Archives were both located close to Viceregal Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. So जब न्यू दिल्ली बिल्ड हो रहा था तो ये जो नेशनल म्यूजियम है और नेशनल आर्काइव है, ये लोकेट थे कहाँ, वेरी क्लोज टू दी वाइसरेगल पैलेस. और जो लोकेशन है ये रिफ्लेक्ट करती है इम्पोर्टेंस जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की थी, ब्रिटिश के इमेजिनेशन के अंदर, राइट. सो रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट्स. Here it is written that in 1946 the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Navy, Indian Navy. So इसमें लिखा हुआ है that 1946 में जब जो colonial government थी वो ट्राई कर रही थी कि जो लोग
इंडियन नेवी शिप्स में हमला बोल रहे थे उनको, मतलब वो सब कुछ बंद करने के लिए. सो दे वर राइटिंग लेटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ रिटन. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन जस्ट हैव अ रीडिंग. ओके, सो नाउ सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. सर्वेज यानी कि किसी चीज़ का चेक होने लगा. लाइक नाउ इन एवरी 10 years देयर इज़ अ पॉपुलेशन चेक. सो ऐसी अलग अलग सर्वेज होने लगे. So the practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. कंट्री को एडमिनिस्टर करने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता चल जाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर हमें पता नहीं चलेगा कितनी पॉपुलेशन है, कितने पार्ट्स में लोग डिवाइडेड है, कितने स्टेट्स है, कितने विलेजेस है, तो हम अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे. राइट. इफ़ अगर आपको पता नहीं है भाई कितने लोग हैं, सो यू वोंट बी एबल टू डिवाइड द मनी, द टैक्सेस, एंड इट वुड बी वेरी हार्ड इफ़ यू वोंट सर्वे. राइट. So by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about to administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religions, and occupation. There were many other surveys: botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, and forest surveys. 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, पूरी कंट्री में अलग अलग मैपिंग सर्वेज होने लगे. और जो एफर्ट था वो यही जानने का था कि भाई सॉइल क्वालिटी कैसी है, कौन से प्लांट्स उग रहे हैं, एंड कितने क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं. सो डिफरेंट थिंग्स ऑफ द नेचर ओनली, ये चीज़ें जाननी थी. एंड सेंसस ऑपरेशंस यानी कि पॉपुलेशन ऑपरेशंस भी जानने थे, एंड वो अब भी होते हैं इन एवरी 10 years एज आई टोल्ड यू अर्लियर. एंड डिफरेंट सर्वेज हो रहे थे उस टाइम पे, जैसे कि बोटानिकल सर्वेज हो गए, फॉरेस्ट सर्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नाउ दिस इज़ अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट एंड दिस इज़ अ पेंटिंग बेसिकली विच वॉज मेड इन 1770s. Botanical garden and natural history museums established by the British collected plant specimens and information about their users. Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. So basically जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोरा, फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स के सर्वेज हो रहे थे. तो अलग अलग प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे थे, ये देख रहे थे कि अच्छा ये प्लांट किस काम आता है, कौन कौन लोग इसको यूज़ करते हैं, हाउ मेनी आर दी प्रोड्यूसर्स, हाउ मेनी आर दी सेलर्स और बायर्स. राइट. सो वो चीज़ें चेक हो रही थी. एंड पेंटर्स को कहा जा रहा था कि ड्रॉ दीज पेंटिंग्स ऑफ दीज स्पेसिमेंस. सो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें नहीं बताते, क्योंकि हमने देखा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. सो अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बताते. From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us about the official thoughts, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what laid behind their actions. तो इसमें बताया गया है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो सिर्फ ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, ऑफिशियल्स लिखते हैं तो वो ही लिखेंगे जो उनके मन में है, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनके थॉट्स हैं. तो लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी वांट टू नो व्हाट इंडियन पीपल थॉट, उनकी क्या धारणा थी भारत के लोगों की, वो क्या सोच रहे थे. राइट. So how can we know that? For that we need to look elsewhere. उनके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा. So when we begin to search for these other resources, we find them in plenty. So though they are more difficult to get than official records, we have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As
printing spread, newspapers were published, and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. So क्या हो रहा था कि अगर हमें कुछ और चीज़ें देखनी है, हमें लोगों के इंटरेस्ट के बारे में जानना है, तो हमें और दूसरी चीज़ें देखनी होंगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन वी नो अबाउट द पीपल्स इंटरेस्ट, किसकी वजह से देख सकते हैं, फ्रॉम हेयर टू हेयर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू द डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो डायरीज लोगों की, अकाउंट्स यानी कि जो लोग घूमने आते जाते रहते थे उनकी क्या सोच थी, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, बुकलेट्स जो कि लोकल बाज़ार में बिकती थी, अलग अलग न्यूज़पेपर से जान सकते हैं जो कि उस टाइम पे पब्लिश हो रहे थे, क्योंकि उनमें बहुत सारे डिबेट्स वगैरह दिखाए जाते थे. एंड लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्ड हुई थी इन दी कलोनियल पीरियड, सो उनके आइडियाज़, उनने जो पोएम्स लिखी है, उनने जो नॉवेल्स लिखी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उनसे जान सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे जान सकते हैं कि व्हाट पीपल थॉट थ्रू दी accounts of pilgrims, diaries of people, autobiographies of important personalities, popular booklets and newspapers, and poems, novels, etc., etc. So all these sources, however, were produced by those who were illiterate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task, yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. So ये चीज़ें हम जान सकते हैं बिकॉज ये नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल लिख देंगे अपनी, बट अगर हमें उससे भी ज़्यादा डीपली देखना हो, अगर हमें और लो पुअर पीपल के देखना हो, जैसे if we want to see of the tribals, poors which were living on the streets at that time and the illiterates, तो कैसे पता चलेगा. सो ये हमें, अगर हम ये पूरी बुक पढ़ लेंगे, देन विल गेट टू नो कि कैसे हम जान सकते हैं कि पुअर पीपल हु आर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, पुअर पीजेंट्स, पुअर ट्राइबल्स, what was their feeling, what was their experience in the colonial period. So that we'll see in this book, and for that we'll have to make a little bit more effort, right? So okay, because like if जो हमें क्यों जानना है और ज़्यादा पुअर लोगों के बारे में, हम सोचेंगे भाई अच्छा ठीक है, हमें मिडिल क्लास लोगों की पता चल गई, नॉर्मल लोगों की, सो नाउ इट्स ओके, वी गेट टू नो, ओके. बट नो, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा पुअर लोगों के साथ ही होता है. सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज पुअर, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, ये लोग ही होते हैं, ये लोग ही थे एट दैट टाइम. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर. Figure 6. Mapping and survey operations in progress in Bengal, a drawing by James Prinsep 1932. So ये एक ड्राइंग है जेम्स प्रिंसप ने बनाई है 1932 में. ये सर्वे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये ज़मीन में लगाए गए हैं, गाड़े गए हैं. सो दीज आर दी सर्वे ऑपरेशंस विच आर बीइंग डन, एंड दीज आर दी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि खड़े हैं, बात कर रहे हैं, and this is the operation which is being done in the Bengal. So note how all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project. ये सारे instruments जो कि रखे हुए हैं, ये they are looking at the scientific nature कि भाई कैसी soil है, कौन कौन से plants grow हो सकते हैं, okay, these types of things. Now let's see at figure 7. This is the picture of the rebel of 1857. So basically there was a revolt which was held in the colonial period, the revolt of 1857, which we'll read about in the chapter 5. So images need to be carefully studied, for they project the viewpoint of those who create them. This image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. The caption at the bottom says, "Mutinous Sipais share the loot." In the British representations, the rebels appear as greedy, vicious and brutal. So mutinous Sipais share the loot.
जो सिपाहीज थे जैसे वो लूट लेते थे तो वो एक दूसरे में शेयर कर देते थे। ये उनके नीचे का जो सब हेडिंग थी वो लिखी हुई थी। एंड जो रिबेल्स जो कि उस टाइम पे हो रहे थे कॉलोनियल पीरियड के, दे वर वेरी पीपल वो बीइंग वेरी ग्रिडी। जो ब्रिटिश पीपल थे, they were being very greedy, very vicious and brutal because they were taking some actions which were spreading brutality. Okay, so this is how it's saying. So we will read about this in chapter 5 and then you will get to know more about how why they are saying that the rebel appear as greedy, vicious and brutal. Okay, so अभी के लिए ये जानना काफ़ी है कि greedy means when someone is very laलची, vicious and brutal. Okay. So source 2 not fit for human consumption. Newspaper, this is very important. This can surely come in exam. Source 2 इसमें से questions आ सकते हैं. So please read it very nicely. So not fit for human consumption. तो क्या human consumption के लिए fit नहीं था? Okay. So newspaper provide accounts of the movements in the different parts of the country. So newspaper provide करते थे कि भाई क्या क्या कंट्री में हो रहा था, कौन कौन से न्यू मूवमेंट्स हो रही थी, क्या लोग कर रहे थे, डिबेट्स एंड different things, blah blah blah. So here is a report of a police strike in 1946. इसमें एक पुलिस स्ट्राइक के बारे में बताया गया है जो कि 1946 में हुई थी. So what happened in that police strike? That more than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police kitchen lines. So 2000 से ज़्यादा जो पुलिसमैन थे दिल्ली में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था फूड लेने से, अपना खाना लेने से थर्सडे को, क्योंकि जो फूड जो उन्हें किचन से आ रहा था पुलिस लाइन्स किचन से, दैट वाज ऑफ very bad quality, that was of very bad and low quality, so they were protesting against it. So as the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the strikers said, the food supplied to us from the police line kitchens is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat. So जैसे ये न्यूज़ फैली कि अच्छा एक रिवोल्ट हो रहा है, सो दूसरे पुलिसमैन थे अलग अलग पुलिस स्टेशंस के, उनने भी ये रिवोल्ट शुरू कर दिया. उनने भी कह दिया कि दे ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक द फूड, और उन्होंने कह दिया कि जो ये फूड वन ऑफ द स्ट्राइकर्स, एक जो स्ट्राइकर था, वन ऑफ द पुलिसमैन हु सेड दैट जो फूड सप्लाइड हो रहा है फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन, इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. लोगों के खाने के लिए ये खाना बिल्कुल सही नहीं है. जो कैटल है यानी कि जानवर, जो जानवर भी नहीं खाएंगे ये खाना, ये चपातीज़ एंड दाल जो उन्हें खाना पड़ रहा है. सो ओके, मतलब कि बहुत ही आप सोच सकते हो कितना गंदा क्वालिटी का खाना उन्हें दिया जा रहा होगा. So now this is a picture, figure 3. Warren Hastings become the first Governor General of India in 1773. This is very important कि वॉरेन हास्टिंग्स कब इंडिया के गवर्नर जनरल बने. He became the first Governor General of India in 1773. 1773 में वॉरेन हास्टिंग्स जो ये दिख रहे हैं, he became the Governor General of India, first Governor General. Okay. So while history books narrated the deeds of Governor Generals, biographies glorified them as persons and paintings projected them as powerful figures. तो जब हिस्ट्री की बुक्स बनाई जाती थी तो उनमें गवर्नर जनरल्स के डीड्स को बहुत अच्छा दिखाया जाता था, उनकी बायोग्राफीज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था. ओके, सो उनकी जो पेंटिंग्स होती थी ना, दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल फिगर्स दिखाया. Hope for the best. Thank you. So guys, hope you have understood the lesson very nicely. So मैं आपको बता रही थी कि कैसे गवर्नर जनरल्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, उनकी पेंटिंग्स को कितना ज़्यादा पावरफुल फिगर्स की तरह दिखाया जाता है. ऐसा दिखाया जाता है दैट हाउ रिच दे आर, हाउ रॉयल एंड हाउ मच पावर दे आर हैविंग, हाउ मच सुपीरियरिटी दे वर हैविंग, राइट. सो आई होप यू हैव listen to the video properly and आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई है. Sorry for the disturbance, the background voice which was coming, and hope you अगर आपको कोई डाउट हो so you can write in the comment section.
I'll surely reply as soon as possible. So thank you very much for watching the video, and we'll meet you in the next video. Thank you.